मानविक को उसका उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। जिसे प्राण हरने हो वह तीर के साथ औषधि क्यों रखेगा? क्या महारानी का यह भय सत्य है कि आप महाराज को मार देना चाहती थी? मैं उन्हें मृत्यु के अंतिम चरण पर स्थिर रखना चाहती थी। मार ही डालना होता तो मेरे कक्ष में वह तलवार लेकर आते ही थे। तो ये दंड क्यों? मानविक के लिए उसे समझना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने मुझे रखा है। मेरे प्राण आप में बसते हैं और उन्होंने न केवल हमें आपसे दूर रखा है, वरन विवाह से पूर्व ही मैंने उन्हें कह दिया था कि मेरे लिए मेरे स्वामी मानविक है। किंतु उन्होंने मेरे प्रेम और भावनाओं का आदर नहीं किया। चंद्रिका की आंखें भरने लगी। उनके लिए मैं कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि भोग की वस्तु हूं। हमारे कबीले में यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को उसकी अनुमति के बिना स्पर्श करे तो उसे उसी समय मृत्युदंड दिया जाता है। किंतु इस अन्याय का क्या जो नित्य ही होता है मेरे साथ, इसके लिए मृत्युदंड बहुत कम था। इसलिए मैंने उन्हें मृत्यु और जीवन के बीच स्थिर रखा है। सुनकर मानविक के चेहरे पर परेशानी और बढ़ गई। वो उठकर खड़ा हुआ। बाहर सूर्य का प्रकाश तेजी से फैल रहा है। उसे धुंधलके में ही चंद्रिका को उसके स्थान पर वापस छोड़ना होगा। और ये विचार आते ही वो ठहर सा गया। उसका कबीला वो तो नष्ट हो चुका है। चंद्रिका, उसका घर परिवार भी तो उस अग्निकांड की भेंट चढ़ चुका होगा। उसने दयनीय भाव से चंद्रिका की ओर देखा, जो उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। वो तो जानती ही नहीं कि खुद मानविक के हाथों से उसका कबीला उजड़ चुका है। फिर वो उसे कधान राज्य में यूं ही कहां छोड़कर आ सकता है? उसकी सुरक्षा का क्या? वो एक खूबसूरत युवती है जिस पर उनके आदर्श राजा ही मोहित होकर पाप कर बैठे, तो जनसामान्य से तो अपेक्षा ही क्या की जा सकती है? वो बेचैनी से अपने कक्ष के दूसरे कोने पर चला गया। अगर वो उसे अपने साथ रखे तो भी उन दोनों को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। यदि वो उसके लिए लड़ता भी है तो भी वो अकेला कितनों को मार सकता है? अभी के लिए उसे महल छोड़ आना ही उचित होगा। महारानी ने भी तो उस पर दया करने का वचन दिया था। फिर उन्हें तो केवल महाराज को फिर से स्वस्थ करना है। उसे कम से कम एक बार महाराज से इस बारे में चर्चा करनी होगी। यदि भूले से भी वो चंद्रिका को मुक्त कर देते हैं तो वो उसे लेकर किसी अन्य राज्य में चला जाएगा। आपको महल लौट जाना चाहिए। सुनकर चंद्रिका का चेहरा, जो कि किसी आकांक्षा से पहले ही बुझा जा रहा था, रुआंसा हो गया। उसे अपने मानविक से ये आशा नहीं थी। उसने तो अपना दिल ही निकालकर मानविक के कदमों पर रख दिया था। हर विचार, हर भावना, सब कुछ उसे बता दी। कह दिया कि वही उसका स्वामी है। फिर उसका स्वामी उसे किसी अन्य पुरुष के पास क्यों छोड़ आना चाहता है? वो चुपचाप उठी और यंत्रवत तैयार होने लगी। सब कुछ जानने और समझने के बाद भी यदि मानविक उसे वापस उसी नर्क में छोड़ आना चाहता है तो इसका यही अर्थ है कि जूठे पुष्प देवता को चढ़ भी जाएं तो वो उसे स्वीकार नहीं करते, ठुकरा ही देते हैं। ये धीमी सी आवाज मानविक के कानों तक भी पहुंची और उसे अपने मन में हुक सी उठती महसूस हुई। उसने आंखें बंद कर ली। फिर वही बाण से शब्द। वो चंद्रिका के सामने जाकर रुका। युद्ध में कितने ही तीर झेल जाने की मेरी क्षमता आपके समक्ष कहां चली जाती है? चंद्रिका ने चुपचाप अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुंह फेर लिया। आपके शब्द पाषाण पर भी चोट कर सकते हैं। उसने रूठी हुई चंद्रिका को गले से लगाया। मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपको वहां से अवश्य निकाल लूंगा और आजीवन आपके साथ रहूंगा। अपने टूटते मन को किसी तरह संभाले हुए वो मानविक के साथ राजमहल लौट आई। हाँ, लेकिन उसके प्राण और मन वहीं मानविक के उसी छोटे से घर में छोड़ आई थी। पहले ही दिन से उसे मानविक पर एक भरोसा था जो आज भी कायम था। राजपुरोहित के कहे अनुसार महारानी ने महायज्ञ का आयोजन किया था। वो यज्ञ से अवकाश लेकर मानविक से मिलने महल के एक सुनसान छज्जे पर आई। यहां से सैनिक दूर तक दृष्टि रखते हैं कि महल में कोई घुसपैठ ना हो। वो बेचैनी से मानविक की प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रणाम महारानी। मानविक की आवाज के साथ वो पलटी। प्रणाम मानविक, कहो क्या शुभ समाचार है? क्या उस टोटके का तोड़ मिला आपको? उन्होंने एक ही सांस में पूछ लिया। मानविक ने पीले रंग के कपड़े में लिपटी वो भस्म महारानी को सौंप दी
और उसके प्रयोग की विधि भी उन्हें बता दी। क्या अब रानी चंद्रिका मुक्त है? महारानी, जो कि उस भस्म को गौर से देख रही थी, उनके चेहरे के भाव बदले। जब तक महाराज पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए, छोटी रानी कारावास में रहेगी। सुनते ही मानविक का खून उबलने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और जबड़े कस गए। हमें इस भस्म को प्रयोग कर देखना होगा। अनुकूल परिणाम आने के पश्चात ही निर्णय होगा, और वह महाराज ही करेंगे। किंतु आप भी तो इस दिशा में निर्णय ले सकती हैं। उसकी आवाज उठ गई। नहीं, एक पति ही ये निश्चित करेगा कि उसकी कनकिनी पत्नी को क्या दंड दिया जाए। उसके तानों के बदले मानविक के हाथ अपनी तलवार के हत्थे पर मसलते जा रहे थे। अब वो रानी चंद्रिका नहीं, बल्कि एक राजद्रोही, एक चरित्रहीन पत्नी है। किंतु आप उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा पर आंच ना आने दें। वो मानविक के नजदीक आई। हमें आप पर आज भी गर्व है मानविक। आपका पद, सम्मान सब पहले सा ही रहेगा, किंतु आपको अपना वचन पूरा करना होगा। स्मरण है, अपराधी का सिर लेकर आने का वचन दिया था आपने। मानविक को बुत्सा करके वो महाराज को देखने चल दी। चंद्रिका के कहे अनुसार 7 दिनों तक महाराज को वो भस्म नियमानुसार लगाई गई। महारानी उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती, और इस तरह उन्हें महाराज के हृदय में फिर वही स्थान भी मिल गया जो वो चाहती थी। चंद्रिका के महल में आने के बाद महाराज जैसे उन्हें भूल ही गए थे, और फिर वो थी भी इतनी मोहक कि उसकी सुंदरता से दासियां तक उसके घुटनों पर पड़ी रहती। ये निहित उपेक्षा पता नहीं कब महारानी को चंद्रिका से ईर्ष्या की तरफ ले गई, और अब वो उस ईर्ष्या के वट को जड़ से उखाड़ देने वाली है। महाराज के होश संभालते ही उसने सारे घटनाक्रम महाराज के समक्ष रख दिए। आप ही बातें कि मानविक के युद्ध करने पर ही क्यों कधान राज्य की पराजय हुई। उन्होंने महाराज से पूछा। मानते हैं कि वो रणनीति बनाने में कुशल है, किंतु क्या ये आपको षड्यंत्र नहीं लगता? एक अल्प विराम लेकर संभव है कि अमरसिंह की योजना के अनुसार ही मानविक उस विषकन्या, उस जादूगरनी को बंदियों के बीच यहाँ लेकर आए हों। उसने महाराज के हाथों में काढ़े का एक प्याला थमाया, और ये भी ज्ञात हो महाराज कि मानविक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये सुनते ही महाराज के चेहरे ने कई रंग बदले। वो तो ये सच महारानी से भी पहले जानते हैं। मानविक का महल में आना जाना चलता ही रहता है, और वो जहां तक संभव हो सके उसे ताड़ती रहती है। लोक लाज सब तज कर अभी कुछ दिन पहले ही वो मानविक के साथ उसके घर भी गई। सारी रात उसने मानविक के साथ उसके घर में बिताई। उसने एक रानी और एक पत्नी की मर्यादा को तार तार कर दिया महाराज। मानविक का महल में आना जाना चलता ही रहता है, और चंद्रिका जहां तक संभव हो सके उसे ताड़ती रहती है। लोक लाज सब तज कर अभी कुछ दिन पहले ही वो मानविक के साथ उसके घर भी गई। सारी रात उसने मानविक के साथ उसके घर में बिताई। उसने एक रानी और एक पत्नी की मर्यादा को तार तार कर दिया महाराज। और ये आपने होने कैसे दिया? चांदी के प्याले में भरा काढ़ा तक थर्राने लगा था महाराज के हाथों की कंप पहाड़ से। हमें कुछ समय पश्चात सूचना मिली थी। संध्या के निकले वो दोनों अगली सुबह ही महल लौटे, और लेकिन महाराज के चेहरे पर इतनी कड़वाहट देखकर खुद महारानी भी एक बार को सक पका गई। धूर्त, उन्होंने वो प्याला दूर फेंक मारा और अपनी शैया से उठ खड़े हुए। आज मानविक पर से भी उनका विश्वास उठ गया था। चंद्रिका के मन में मानविक को लेकर जो कुछ भी रहा हो, वो तो एक जंगली युवती है, लेकिन मानविक को तो अपनी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए था। उन्होंने तुरंत अपना मुकुट पहना और महामंत्री को सूचित कीजिए कि हमें आकर मिले तुरंत। बाईं तर्जनी का पिछला हिस्सा दांतों के बीच दबाए और दूसरे से स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए अर्जुन तेजी से समर्थ के घर की तरफ बढ़ रहा था। एक छोटी सी गलती ने इनकी जिंदगियां कहां पहुंचा दी थी। रात के इस वक्त इस बारिश में सभी अपने घरों में बेफिक्र सो रहे होंगे। किसी को पता तक नहीं होगा कि कोई एक घर किस तरह उजड़ गया है। ये शहर, उसका ये प्यारा छोटा सा शहर, इसकी ये भीगी रातें आज भी बिल्कुल वैसी ही तो हैं, ऐसी ही बरसती। ठंडी रातों में तो वो पांचों दोस्त उसकी बालकनी की दहलीज पर बैठे गाने गाते थे। कभी कोई भूतिया फिल्म देखते थे और कभी बस यूं ही बेकार की बातों में पूरी रात काट दिया करते थे। कोई बोझ ही नहीं था मन पर। और आज जैसे पहाड़ रख दिया हो
किसी ने सीने पर और वो सांस ही नहीं ले पा रहा। अर्जुन ने समर्थ के घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी। उसे समर्थ के घर में जिस तरह के रोने पीटने की आवाजों की उम्मीद थी, यहां वैसा कुछ नहीं है। वो दरवाजा खटखटाने को दहलीज पर ठहरा, लेकिन दरवाजा भी खुला ही हुआ है। वैभव, धीमे से पुकारते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। अपने बदन से टपकते पानी की बूंदें पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ा। जिस घर में जवान बेटे के साथ दुर्घटना हो गई हो, वहां ये सन्नाटा कुछ अजीब लग रहा है। आंटी अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने अपने कदम तेज कर लिए। रात के 3:15 बज रहे हैं। पूरा घर अंधेरा और सुनसान पड़ा है, जबकि यहां तो भीड़ लग जानी चाहिए थी। एक एक कर वो हर कमरे को देखता जा रहा है। वैभव और समर्थ का कमरा, उसके माता पिता का बेडरूम, रसोई, लॉबी, पिछला आंगन वो देख चुका था, लेकिन यहां कोई नहीं है। वो इस छोटे से मकान की खुली बैठक के बीचों बीच आकर ठहरा। वो कुछ और सोचता, इससे पहले ही उसे हवलदार राम अवतार की कॉल आ गई। हाँ बोलो। सर, समर्थ यहां बिल्डिंग से कूद गया। वो तो मुझे पता है, अर्जुन ने कहा। अभी कैसा है वो? पीछे से समर्थ के माता पिता जिस तरह फूट फूट कर रो रहे हैं, उससे कुछ और ही जाहिर हो रहा है। अभी डॉक्टरों ने कुछ कहा नहीं है सर। तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे पार्किंग के फर्श पर कूदा था। ओह नो, वो कुछ और ना कह सका। उससे पहले वो पागलों जैसे बर्ताव कर रहा था और एक नर्स का सिर फाड़ दिया। आप आ रहे हो अस्पताल? राम अवतार ने पूछा। अस्पताल क्यों? अर्जुन की आवाज कांपने लगी। वैभव ने तो मुझे कॉल करके यहां घर। वो चुप हो गया। वैभव तो यही हमारे साथ है। राम अवतार से शायद किसी नर्स ने आकर कुछ कहा। सर, मुझे जाना होगा। उसने कॉल काट दी। अर्जुन ने जब अपना मोबाइल वापस जेब में रखा तो उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अगर वैभव वहां है तो उसे यहां किसने बुलाया। उसने एक बार फिर मोबाइल पर आई उस कॉल का नंबर देखा। वो कॉल घर से ही आई थी, लेकिन फिलहाल यहां कोई नहीं है। और फिर दरवाजे पर ताला भी नहीं था। अब बिना वक्त गंवाए उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि दरवाजा भड़ाक की आवाज के साथ उसके चेहरे के सामने ही बंद हो गया। अर्जुन वही ठिठक गया। उसे अपने ठीक पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। किसी भारी सी पायल की वो तेज खनक, एक मीठी गुनगुनाहट उसे ठीक अपने पीछे से सीढ़ियों की ओर जाती सुनाई दे रही है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। जल्द ही अर्जुन उसे पहचान गया। चंद्रिका, आखिर उसने पुकारा। 2 पल को पायल की वो आवाज ठहरी और फिर उसी लय में सुनाई देने लगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? अर्जुन उस आवाज के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। लोगों को क्यों मार रही हो? किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो क्या तुम उसका बदला पूरी दुनिया से लोगी? उसके पीछे चलते चलते वो समर्थ के घर की छत पर आ गया। यहां ठहरती बारिश की महीन बूंदों के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान में अब भी बादल भरे हुए हैं और इस धुली सी छत के बीचों बीच आकर अर्जुन ठहर गया। यहां कोई नहीं है। जाने वो कहां चली गई? चंद्रिका, अगर ये तुम ही हो तो प्लीज ये खेल खत्म करो। बदले से किसी को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए। अचानक अर्जुन के जुड़े हुए हाथों को आकर उन 2 मरमरी से हाथों ने खुद में छुपा लिया। उन ठंडी हवाओं में घुली वो खुशबू जैसे ही अर्जुन की सांसों में भरी। उसकी आंखें बंद हो गई। कुमार, वो सांसों को भी अपने कानों पर महसूस कर रहा था, जो इन लफ्जों के साथ उन सुगंधित होठों से निकली होगी। उसके हाथों को थामे वो दोनों हाथ अब बाहों से सरकते हुए अर्जुन के कंधों और फिर सीने पर फिरने लगे। कुमार, उसके सीने को चूमकर उस मीठी आवाज ने फिर ये नाम पुकारा। अर्जुन की बंद आंखें खुली तो मानो कोई अप्सरा उसके सीने पर हाथ रखे अपनी जादुई सी आंखों की घनी पलकें उठाए उसे तक रही थी। इतनी खूबसूरत कोई लड़की तो हो नहीं सकती। अर्जुन का मन बोल उठा, मैं कुमार नहीं हूं। पता नहीं क्यों उसकी आवाज भी इतनी मंद हो रही है। उसके जवाब पर वो मुस्कुरा गई और बिना कुछ कहे अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन उसे जानता नहीं, लेकिन फिर भी उसके स्पर्श से उसे ऐसा सुख मिल रहा है जिसे वो बयान नहीं कर सकता। सकता। समर्थ और जियाना को तो जैसे वो भूल ही गया।
भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया था। भूल गया कि उसके दोस्त का परिवार इस वक्त उसका इंतजार कर रहा है। भूल गया कि जो उसके सीने से लिपटी उसे अपने सौंदर्य और निशब्द प्रणय निवेदन के आगे बेबस करती जा रही है, वही असल में इस सब की जिम्मेदार है। उसकी खुशबू, उसके स्पर्श, उसकी मादक सी मुस्कान ने अर्जुन की आंखों को फिर एक बार बंद कर दिया। अब उसे सिर्फ चंद्रिका के नर्म होठों की छुअन अपने सीने और चेहरे पर महसूस हो रही है। किसी गहरे नशे को वो अपनी रगों में भरते हुए महसूस कर रहा है, और महसूस कर रहा है खुद को बेकाबू होते हुए। इस खुमार में उसे पता ही ना चला कि उसका अपने मन, मस्तिष्क और शरीर पर से काबू हटता जा रहा है। उसकी बंद पलकों के पीछे वो देख रहा है खुद को एक खूबसूरत जंगल की छिछली नदी की किनारे। वो जंगल, उसकी खुशबू और वो जीवन से भरी हवाएं। जब तक वो उस जीवंत वायु को अपनी सांसों में भरता, वो दृश्य बदल गया। एक सुलगती दोपहर में चंद्रिका का सेना के साथ पैदल चलना, फिर एक खूबसूरत युवक की झलक जिसका सिर और छाती पर धातु के कवच है। एक अधेड़ राजा जो जबरदस्ती किसी युवती के साथ संबंध बना रहा है। वो बेचैन होकर आंखें खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। वहां उसके सामने बदलते जा रहे दृश्य अब भी है। एक अग्निकुंड से निकली राख, और फिर एक ठंडी रात। चंद्रिका उसी खूबसूरत युवक के साथ नदी के किनारे बैठी है। अचानक एक तीखे दर्द के साथ उसे अपनी पीठ पर घाव का एहसास हुआ, मानो किसी ने उस पर बेहद धारदार हथियार से वार किया हो। आह! वो चीखा, लेकिन उसकी आंखें तब भी ना खुल सकी। साथ ही हर पल उसके बदन पर जाने कहां वो जख्म बनते जा रहे हैं, मानो उसे चारों तरफ से घेर कर लोग उस पर धारदार हथियार से वार कर रहे हों। वो बस उनसे उठता तीखा दर्द महसूस कर सकता है अपनी बाहों पर, अपने सीने पर, अपनी पीठ पर, और आखिर में जैसे उसकी कलाई ही हाथ से अलग हो गई।